नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आज का जो विषय है हमारा, वो ये जानने का प्रयास करना है कि जो आरओ का एग्ज़ाम है और जो पिछले 8 से 10 वर्षों में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका ट्रेंड क्या रहा है? एक्चुअल में आयोग ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस किया है या वो सब चीज़ें बैलेंस रही हैं? या सारे सब्जेक्ट को उसने इक्वली जैसे पूछा जाना चाहिए या ट्रेंड के हिसाब से वो ट्रेंड हमेशा सेट रहा है या कुछ बदलाव उसमें होते रहे हैं? तो किस तरह के चेंजेज़ रहे हैं और ये सब देखेंगे और इसमें ये जानने का हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारा 2023 का आरओ होने वाला है, जो अभी 2023 में आरओ होने वाला है, क्या संभावनाएँ हैं कि इस ट्रेंड को अगर हम एनालिसिस करते हैं इस ट्रेंड का, तो उस ट्रेंड के आधार पर हम कितने क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज़ कैटेगराइज़ कर सकते हैं और उसी आधार पर अपनी तैयारी को हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। है ना? क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, आप सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं और आपकी तैयारी के लिए क्या होता है कि आपके पास हमेशा समय जो होता है वो सीमित होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास लगातार कोई ना कोई एग्ज़ाम लगा रहता है, जिसके चलते क्या होता है कि आप कभी भी फ़ोकस्ड नहीं हो पाते हैं किसी भी एक एग्ज़ाम को लेकर, होना भी नहीं चाहिए। है ना? तो ये कुछ चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे और वो जानकारी वो हो कि जिससे आपको आपके एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने में हेल्प मिले। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है उसका सिलेबस और उसके पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करना और इसमें भी सब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको खुद से वो काम करना चाहिए। देखिए, कोई भी टीचर हो, कोई भी व्यक्ति अपना अनुभव शेयर कर सकता है। तो जो हमारा अनुभव है, हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना चाहिए और एग्ज़ामिनेशन हॉल में या एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम होता है ना, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है रिवीज़न के लिए। तो क्या हम लास्ट टाइम के लिए रिवीज़न को बचा के रखें कि हमें हर सब्जेक्ट का रिवीज़न एकदम लास्ट में जाकर करना है या उसको डेली रूटीन में अपना इंक्लूड करना है? तो ये सारी चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे, है ना? तो मोटा-मोटा तो हम देखेंगे कि जो 2021 से लेके 2010 तक का ट्रेंड रहा था क्वेश्चन पूछने का, उस पे बात करेंगे और ये जो ट्रेंड है वो काम करेगा आपके लिए आरओ 2023, यूपी पीसीएस 2024। अगर दोनों के पैटर्न की बात करें, तो इन दोनों के पैटर्न में सवाल पूछने का जो नेचर है उसमें और कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आरओ में ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है या पीसीएस में उन सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। जैसे कृषि की बात करें, कृषि के संबंध में आपसे आरओ के एग्ज़ाम में 5 से 6 सवाल और कभी-कभार आयोग ज़्यादा मेहरबान हो गया, तो ये सवालों की संख्या 10 तक हो जाती है ना? ये टॉपिक ऐसा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जहाँ से आपके पास यहाँ पीसीएस में क्वेश्चन ना के बराबर होते हैं। कभी-कभार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किसी भी फसल पे या किसी फसल जो प्रभावित होती है किसी रोग से, वो रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा या किसी नवीन जो इनोवेशन हुआ है या किसी फसल का जो नई प्रजाति विकसित की गई है, उस तरह का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है या एक आधा क्वेश्चन मान लीजिए कि सर्वे वाला जो आर्थिक सर्वे से संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा बेस्ड, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, पीसीएस का लेवल उतना है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं ट्रेंड क्या है। देखिए इसमें बेसिकली आरओ के ही सवाल हैं। इसमें है आरओ के सवाल और 2017 यानी हम बात करें 2021, 2017, 2016, 2014, 2013, 2010, ये एक मोटा-मोटा आपके पास इन पेपर या ये जो एग्ज़ाम थे इनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इन वर्षों का और उन एग्ज़ाम्स में पूछा गया जो सेगमेंट है, कि किस सेगमेंट से कितने सवाल पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से, वो हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे।
देखिए ये है 2021, 2017, 16, 14, 10। एंशंट हिस्ट्री, यहाँ से 2021 में कोई सवाल नहीं पूछा गया है। और अगर आप पीछे के वर्षों में देखेंगे तो 7, 6, 7, 9, 1 और 4 ये ट्रेंड रहा पूछने का, और 21 में आके कोई सवाल नहीं पूछा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2023 में यहाँ से सवाल नहीं आएगा। हो सकता है कि यहाँ से आपको 7 से 8 सवाल देखने को मिले। अगर आपको याद हो यूपीएससी का जो ट्रेंड था, यूपीएससी ने इस बार एंशियंट हिस्ट्री से ऐसे सवाल और ऐसे टॉपिक से पूछे जिसको स्टूडेंट या कोई भी टीचर भी टॉपिक को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, छोड़ के चलते हैं कि यहाँ से सवाल यूपीएससी नहीं बनाता है। उसने उसी सेक्शन से इस बार 2 सवाल पूछ लिए, है ना। तो इस बार हो सकता है कि 7 से 8 सवाल आपको यहाँ आर ओ में एंशियंट से देखने को मिले। मेडिवल हिस्ट्री में आप देखेंगे 21 में 4 थे, 17 में 6, 6, 1, 1 और 6। मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये वाला जो सेक्शन है वो आर ओ हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ये वाला सेगमेंट हमेशा से हर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और सबसे ज़्यादा सवाल हमेशा यहीं से पूछे जाते हैं। तो 21 में यहाँ से 15 सवाल थे, 17 में 10 सवाल, 16 में 10, 14 में 10, 13 में 14 और 10 में 15 सवाल। तो आप ट्रेंड दे सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं किया गया है। तो अभी भी संभावना यहाँ पर यही है कि 10 से 12 सवाल इस बार आपको यहाँ से देखने को मिले। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अगर हम दोनों सेक्शन को जोड़ दें तो लगभग 18 सवाल पूछे गए, दोनों यानी इंडियन और वर्ल्ड 21 में। और ये सेक्शन अगर आप देखेंगे तो 18, 11, 19 और एक वर्ष ऐसा था 2013 का कि 2013 में आयोग ज्योग्राफी पे इतना मेहरबान हो गया कि उसने इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिलाकर लगभग 59 सवाल पूछ लिए। और अगर इसमें एनवायरनमेंट को ऐड कर दें तो लगभग 66 यानी 66 क्वेश्चन उसने इन 3 सेक्शन से पूछे थे 13 में। और अगर इस 13 वाले पेपर को देखेगा तो देखिए मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल में 2 सवाल थे केवल, पॉलिटी में 5 सवाल और इकोनॉमिक्स में यहाँ से 20 सवाल पूछे गए थे। तो कई बार ऐसे भी चौंका देता आयोग। इसीलिए ये ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि ये बताता है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप नेगलेक्ट करें, छोड़ के चलें या उसको बहुत हल्के में लें। यहाँ ये सबसे ज़रूरी है कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे अच्छे से अपनी पकड़ बनानी है। बस कंडीशन यहाँ पर एक ये है कि आपको जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है अपने टॉपिक को उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, कैटेगराइज करना होगा, डिवाइड करना होगा। अभी मैं एक टॉपिक पे या एक सब्जेक्ट किसी भी एक टॉपिक पे बात करूंगा इस पे कि अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट को लेके चलना है तो हमें वहाँ किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस किस कीवर्ड को हमें निकाल के यानी किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें वो कीवर्ड पे फोकस करना चाहिए, वही चीज़ें पढ़नी चाहिए। पॉलिटी में देखिए पॉलिटी से पूछे थे 9 सवाल 21 में, 17 में 7, 16 में 5, 8 और ये 5। तो पॉलिटी का जो ट्रेंड है मान लीजिए कि आपके पास 9 से आपके पास 8 से 10 का वेरिएशन यहाँ पर पॉलिटी में हमेशा देखने को मिलेगा कि हो सकता है इसी के आसपास का ट्रेंड आपको हमेशा मिले। कभी कोई वर्ष ऐसा हो सकता है कि स्पेशली ऐसा आयोग ने डिजाइन कर दिया, जैसे वो 13 वाला पेपर था, आप देखोगे 2 ही 3 सब्जेक्ट में लगभग 70% पेपर खत्म हो गया। इंडियन इकोनॉमी 6 सवाल 21 में थे, 17 में 5, 16 में 11, 14 में 9, 13 में देखिए 20 सवाल थे। और ये वो वर्ष था जहाँ पर ना तो हिस्ट्री से कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन पूछे गए, ना पॉलिटी से खास पूछे गए, और इवन करंट अफेयर से भी यहाँ से 13 या 14 सवाल टोटल थे। जबकि करंट अफेयर्स का रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से आपको अगर हम सारे सब्जेक्ट के हिसाब से भी निकाल दें, जैसे इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट है तो वहाँ से करंट वाले सवाल जो बनते हैं उनको वहाँ ऐड कर दें, इन्वायरमेंट जो रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको ऐड कर दें, है ना।
इन सबको मिलाकर लगभग 22 से 25 सवाल आपके पास ये आरओ के एग्जाम में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। देखिए ये साइंस है, साइंस का भी ठीक ठाक यहाँ पर रोल है, और साइंस का आप देखेंगे यूपी पीसीएस या बीपीएससी में अच्छा खासा रोल है। तो ये तीनों सेक्शन, और उसमें बेसिकली आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में उन दोनों को मिलाकर जितने सवाल पूछे जाते हैं उतने अकेले बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ 3 सब्जेक्ट तो हमारे साइंस वाले, चौथा हमारा साइंस टेक। उन चारों सेक्शन को मिलाकर हमारे पास 21 में 13 सवाल थे, 17 में 18, 16 में 19, 14 में 11 और 13 में 9 सवाल थे। 4 सब्जेक्ट, 4 सेक्शन मिला के साइंस के। इन्वायरमेंट 21 में 14 है। और देखिए इन्वायरमेंट का क्या है कि अभी धीरे धीरे हर एग्जाम में रोल उसका क्या है, इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। आयोग वहां से सवाल पूछना, जो पूछने की जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, और क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए 14 सवाल थे। उससे पहले का अगर आप देखेंगे 5, 8, 9, 7, 4, और यहाँ कितना है 14, 2021 में। अब देखिए ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स 21 में थे 18 सवाल, 17 में 25 सवाल, 16 में 19 और 14 में 30, और ये थे आपके पास 13 में केवल 13 सवाल। तो ये एक मोटा मोटा ट्रेंड है, और ये आपको ये बताने में हेल्प करता है कि आयोग का जो ट्रेंड है, सवाल पूछने का तरीका है वो क्या है, किस आधार पर है। अब देखिए अगर हम बात करें 2023 के आरओ के एग्जाम की, तो ये अप्रोक्स क्वेश्चन का एक क्राइटेरिया है कि आपको कितने क्वेश्चन कहाँ से किस सेक्शन से देखने को मिल सकते हैं। जैसे हिस्ट्री से बात करें तो 22 से 25 सवाल हो सकता है कि आपको देखने को मिले। ज्योग्राफी 25 से 27 सवाल के आसपास रहेंगे। पॉलिटी में 10 से 15 सवाल, इकोनॉमी में 10 से, ये एक वेटेज है सब्जेक्ट का। क्वेश्चन हो सकता है इसमें वेरिएशन ठीक ठाक मिले, लेकिन ये वेटेज है उस सब्जेक्ट का जो आपको ज़्यादा फोकस करना है। जनरल साइंस 15 से 18 सवाल, यूपी स्पेशल 8 से 10 सवाल, और ये सेक्शन ऐसा है जहाँ से यूपी स्पेशल केवल यूपी पीसीएस में 1 या 2 सवाल आपको देखने मिलते हैं, लेकिन आरओ में इसका अच्छा खासा रोल है, अच्छा खासा वेटेज है। आपको 5 से लेकर 10 सवाल तक यूपी स्पेशल के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमेशा। करंट अफेयर्स 20 से 25-26 सवाल का रेशो रहेगा। एग्रीकल्चर 5 से 7 सवाल, और एनवायरमेंट 8 से 10 सवाल का रेशो आपसे यहाँ पर पूछने की संभावना है। इसके अलावा एक सेक्शन और आता है मैथ रीजनिंग का, तो वहाँ आपके पास 7 से 10 सवाल का जो वेटेज है वो रहता है। तो ये एक मोटा मोटा ओवरऑल एक आइडिया है कि जो हमारा 23 वाला पेपर है वो कैसा हो सकता है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि ट्रेंड का एनालिसिस करना, पेपर को आपको देखना, पेपर का जो पैटर्न है किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से उसको रिव्यू करना, देखना, और ये समझने की कोशिश करना कि किसी भी टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अब जैसे मैं बात करता हूँ, मैं आज डिस्कस करूँगा केवल एक सब्जेक्ट का, किसी भी एक टॉपिक को लेकर, और शुरुआत से ही करता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री। अब इसका लेते हैं फर्स्ट टॉपिक। हम शुरुआत करते हैं आईवीसी से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए मेरा इस टॉपिक को ये आपसे बताने का केवल एकमात्र ये उद्देश्य है कि मैं आपको थोड़ा सा फोकस करा पाऊँ उन चीज़ों पे जो शायद आप ना देख पाते हों। मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है। क्योंकि देखिए पढ़ने के पास आपके बहुत बहुत मटेरियल होगा, बहुत सारी किताबें होंगी, मार्केट भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से, लेकिन उन सब चीज़ों में से सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपको वहाँ से अपने काम की चीज़ें निकाल के जितना सिंप्लीफाई चीज़ें करके आप पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, अपने पास अपने नोट्स बना सकते हो, वही लॉन्ग टाइम आपके लिए यूज़फुल होता है, वही आपके एग्जाम में आपको हेल्प करता है। तो जैसे आईवीसी आप सब पढ़ते होगे, तो मैं जैसे आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि
क्वेश्चन जो पूछे गए हैं या जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और किस किस चीज को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आपको इस टॉपिक में से क्या क्या फोकस करना है, बाकी सब चीजें छोड़ देनी है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, पहला जो हमारा टाइप है वो है पुरातत्व स्थल। पुरातत्व स्थल सबसे इंपॉर्टेंट है, और पुरातत्व स्थल से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है यहाँ पर, हम बात करें फर्स्ट की, तो ये हो गया आपका उत्खननकर्ता। पहला सवाल बनता है आपसे कि किस पुरा स्थल का उत्खननकर्ता कौन था, किसके द्वारा उस स्थल की खोज की गई या उत्खनन किया गया। पहला सवाल यहां से बनता है। दूसरा सवाल बनता है इस पुरा स्थल की अवस्थिति। और ये जो अवस्थिति है यानी वो कहाँ लोकेटेड है, तो इस पे भी दो टाइप के सवाल होते हैं। पहला, आधुनिक समय में यह स्थल कहाँ पर है। यानी इसका पूछने का संदर्भ ये हो गया कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी स्थल है, अगर वो भारत में मौजूद है, तो भारत के वर्तमान समय में किस राज्य में वो स्थल है। जैसे राखीगढ़ी, धौलावीरा, रोपड़, है ना, लोथल, इस टाइप के जो स्थल है, आलमगीरपुर। तो ये सवाल बन सकते हैं कि ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, या वर्तमान के किस राज्य से संबंधित ये स्थल है। आधुनिक संदर्भ में ये हो गया, और एक हो गया इसका दिशाओं के संदर्भ में, ये आपका प्राचीन काल संबंधित हो गया। अवस्थिति में आता है तीसरा कि अगर वो स्थल किसी नदी के किनारे पर बसा हुआ था, तो वो नदी का नाम। तो यहां पर कई बार सवाल बन सकता है आपसे मैचिंग का, है ना। तो मैचिंग एक तो आपका बनता है यहां से कि सूची 1 को सूची 2 से, सूची 1 है, सूची 2 है, तो उनको मैच करने वाला सवाल एक तो ये उत्खनन करता। यहाँ एक तरफ दे देंगे आपसे क्या, कि स्थल, और दूसरी तरफ दे देंगे आपसे उत्खनन करता कि कौन सा किसके संदर्भ में है। और इसी तरह से आपसे आता है नदी वाला सवाल पूछा जाता है कि कौन सा स्थल किस नदी पर अवस्थित था। तो हमारा पहला क्या हो गया, पहला सेक्शन हो गया पुरास्थल। इसमें पहला हो गया इसके उत्खननकर्ता, दूसरा होगा अवस्थिति। अब तीसरा यहाँ पर आता है तीसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप है यहाँ पर, वो ये है कि जो प्राप्त अवशेष उस पुरास्थल से संबंधित प्राप्त जो अवशेष हैं या साक्ष्य हैं, तो इससे रिलेट करके सवाल आता है कि वो पूछते हैं कि सपोज करो जैसे गर्तावास है, या पहली बार मान लीजिए कि अग्नि वेदिका का या बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले, या हाथी दांत का जो पैमाना था वो कहाँ से मिला, कंघी कहाँ से मिली, वैनिटी बॉक्स कहाँ से मिला, है ना, हिती के साक्ष्य कहाँ से मिले, जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले, हल के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो इस टाइप के सवाल आपसे यहाँ पूछे जाते हैं, वो मैचिंग के भी हो सकते हैं और डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। तो तीसरा टाइप आपसे स्थल संदर्भ में ये हो गया। इसके अलावा आता है दूसरे नंबर पे, जो आपको तैयार करना है वो है इसका आईवीसी का क्या, नगर योजना या नियोजन। दूसरा पहलू है आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर योजना थी, जो नगर नियोजन था, उसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको पढ़नी है, वहां से सवाल पूछा जाता है। तीसरा आता है राजनीतिक संरचना।
सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक संरचना थी उसका जो आधार था क्या था, कैसे उसका स्ट्रक्चर था, वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। उस तरह के सवाल आपसे यहाँ से आते हैं कि राजा की संकल्पना थी या नहीं थी, है ना, तो उस टाइप के सवाल। चौथा बनता है आपसे यहाँ पर वाणिज्य व्यापार से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें परिवहन आ गया आपका, है ना, परिवहन आ गया। और इसमें जैसे जैसे आंतरिक व्यापार हो गया, बाह्य व्यापार हो गया, तो वो जो वस्तुएं थी, जिन वस्तुओं का व्यापार होता था वो कौन कौन सी वस्तु थी और किस वस्तु का संदर्भ किस जगह से है, उस तरह का सवाल आपसे यहाँ इससे बनता है। इसमें आ गया फिर आपका मुद्रा या मोहरें, है ना, तो ये आपका आ गया। पांचवा आता है इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक, तो जो समाज की संरचना थी कि किस तरह का समाज था, कबीलाई समाज था, है ना, उस टाइप के सवाल आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। सांस्कृतिक पहलुओं में उनकी वेशभूषा, आभूषण, क्या आभूषण थे नहीं थे, क्या उनसे परिचित थे, जैसे वैनिटी बॉक्स मिला तो क्या श्रृंगार या प्रसाधन से संदर्भ वो लोग परिचित थे उससे, है ना, तो उस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका पांचवा हो गया। और छठा आता है आपका कलाकृति संदर्भ संबंधित जितने भी साक्ष्य मिले हैं, है ना, तो उस टाइप के सवाल, जैसे मृण मूर्तियां हो गई और आपकी लिपि हो गई, तो इस टाइप के सवाल आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये 6 सेक्शन है। और सातवां हो गया आपका इसमें आईवीसी का पतन। इसके पतन के जो कारण थे, तो डिफरेंट डिफरेंट कई डिफरेंट डिफरेंट किसने विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए, तो उनके हिसाब से जो मत हैं, मत और विचारक, कि किसने पर्यावरणीय या किसने बाढ़, किसी ने सूखा, तो जो जो जिस जिस टाइप के जिसने विचार दिए, उन विचारों की टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप तैयार करें, क्योंकि मैचिंग के लिए सवाल पूछा जाता है या कभी कभार इंडिविजुअल भी सवाल। तो ये 6-7 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इन पे फोकस करोगे तो बहुत चीज़ें आप कवर कर ले जाओगे, बहुत कम टाइम में आप अपना टॉपिक तैयार कर लोगे। इसी तरह से आपको बाकी सब पे भी काम करना है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें मैं आपको आगे भी बताऊं तो आप कमेंट करना, है ना। तो जो भी टॉपिक, जैसे मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं हिस्ट्री का कंप्लीट कंप्लीट टॉपिक टू टॉपिक, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को कैसे आपको कैटेगराइज करना है कि मौर्य काल में या बुद्ध और जैन में आपके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, कहाँ से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपको टाइम लग रहा है, तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में, है ना। और मैं कुछ दिनों में, यानी मान के चलिए 1 वीक में, इससे रिलेटेड, मैंने ये जितने कीवर्ड हैं इनसे रिलेटेड मैं आपको नोट्स दूंगा टेलीग्राम में। तो 1 हफ्ते बाद आप वो नोट्स टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं, और टॉपिक वाइज वो नोट्स आपको मिलेंगे वहां पर, टॉपिक वाइज। प्रागैतिहासिक काल वो अलग होगा, वो चाहे 1 पेज हो, चाहे 1.5 पेज हो, चाहे 2 पेज हो। आईवीसी वो चाहे 2 पेज हो, 3 पेज हो, 1 पेज हो, आधा पेज हो, है ना। तो सेग्रीगेशन करके टॉपिक को इन्हीं कीवर्ड के आधार पर, और उस एक बार उन टॉपिक को पढ़ने के बाद, वो नोट्स पढ़ने के बाद फिर देखना कि आपका जो क्लैरिटी है टॉपिक को समझने की, वो कितनी किस लेवल पे है। और दूसरा कि आप वो सवाल जो प्रीवियस ईयर के हैं वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज जहाँ भी जो भी ज्वाइन कर रखी है, आपने ज्वाइन करने वाले हैं, उससे एक बार वो क्वेश्चन जरूर देखना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस पढ़ते रहिए। धन्यवाद।